हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों एक बड़ी जॉब अपडेट जारी किया गया है चाईबासा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ठीक है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इस विज्ञापन को हम लोग पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि यहाँ पे जो जॉब अपडेट जारी किया गया है इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या निर्धारित की गई है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड जानकारी है जो आपको अप्लाई करने से पहले प्राप्त होनी चाहिए, वो सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यह विज्ञापन जिला ग्रामीण विकास शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा के तहत यहाँ पे संविदा आधार पर कुछ यहाँ पे रिक्त पदों को भरने हैं, और इनके लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, पोस्ट के नाम बताया गया दोस्तों प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक यानी कि कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। तो इन सभी पदों को भरने के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। तो पहली पोस्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक पद यहाँ पे रिक्त पद है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये एक सीट रिजर्व रखा गया है। तकनीकी सहायक पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट रिजर्व रखा गया और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। लेखा सहायक पोस्ट के लिए दोस्तों टोटल 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और 1 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इसी तरह से अगली पोस्ट है कंप्यूटर सहायक के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे जो है अनारक्षित कैटेगरी के लिए, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, और 1 सीट दोस्तों यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई इस पोस्ट के लिए। और अगली पोस्ट है दोस्तों ग्राम रोजगार सेवक के लिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 14 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट रिजर्व है, और इस तरह से अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट, टोटल 23 सीट्स हैं दोस्तों। 23 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यानी कि इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ये मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। तो आगे देखते हैं जो कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपको आवेदन करने से पहले इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि ये जो वैकेंसीज हैं इसकी आवेदन जो है 23 जून 2025 से स्टार्ट हो गई है, और 8 जुलाई 2025 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम दिया गया है, शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लिंक यहाँ पे बताई गई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आप चाहें तो उस लिंक के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं या फिर उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी 2019 एवं पत्रांक 156 दिनांक 6 जनवरी 2017 द्वारा तत्समय प्रवृत्त निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो आपको यहाँ पे जाति, निवासी और आय प्रमाण पत्र सबमिट करना आवश्यक होगा। निःशक्त यानी कि जो विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पोस्ट के लिए बताया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय में किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 55% अंक के साथ, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है, लेकिन वे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हैं, तो भी वे आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 55% से कम है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों।
और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 अंक घटा दिया जाएगा और ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता बताई गई है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA या PGDBA या PGDBM, PGDRD, BCA, BSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA, MSc कंप्यूटर विज्ञान अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाएगी। तो ये सभी वैलिड सब्जेक्ट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं MBA एवं PGDBM, PGDBA या PGDRD इसमें समतुल्यता लाने के लिए PGDBA या PGDBM या PGDRD के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटाकर MBA की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा और BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर को BSc कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उसमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 जो प्रतिशत है उसको घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से उसको इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ मार्क्स का जो है घट बढ़ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि MCA या MSc कंप्यूटर के समान योग्यताएं जो है इसको इक्विवेलेंट समझा जाएगा एवं उसके अनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से MSCA की कोटि में जोड़े जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी एजुकेशन अगर आपने लिया है इनमें से जो यहाँ पे मेंशन है आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं, इन सभी एजुकेशन के अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन लिया है यहाँ पे जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है तकनीकी सहायक पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मैंडेट है। तो इसके लिए बताया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल सब्जेक्ट में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी जो कि बताया गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BTech या BE आपने किया है या फिर BCA या BSc कंप्यूटर या फिर BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर MCA या PGDCA या MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे वैलिड होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं BCA तथा सामान्य BSc कंप्यूटर को BSc कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5% जो है अंक को घटा दिया जाएगा तथा BSc कंप्यूटर ऑनर्स कोटि में उसके अनुसार जो है प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट करने के लिए उसमें कुछ मार्क्स का कटौती करके उसको इक्विवेलेंट किया जाएगा, ये बताया गया है। तो इनमें कोई भी एजुकेशन आपने लिया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, इसमें बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो कि अगली पोस्ट है लेखा सहायक के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अगर आपने BCom ऑनर्स या सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से पास किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्हें 55% अंक प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें जो है उसके अनुसार MCom अगर आपने किया है तो वे आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आपको MCom होना चाहिए अगर आपका 55% अंक से कम है तो। और दोस्तों अगर BCom के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 अंक जो है आपका घटाकर उसमें BCom ऑनर्स की कैटेगरी में आपको अंकित किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क्स का कैलकुलेशन कुछ ऐसा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अतिरिक्त योग्यताएं भी बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से जो भी एजुकेशन है मेंशन है, इनमें कोई भी एजुकेशन आपने लिया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें बताया गया कि इसमें वैलिडेशन कैसे होगा, तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MCom या BSc या BCA या MCA या PGDCA MSc या अतिरिक्त योग्यताएं जो भी है उसको वैलिड माना जाएगा। MCA या MSc कंप्यूटर को सामान्य योग्यताएं समझा जाएगा एवं उसके अनुसार प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से MCA के कोटि में जोड़े जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने के लिए फिर उसमें से 5% अंक को घटाया जाएगा और उसको उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 10% जो है उसका अंक को घटाकर और MCA की कोटि में उसको रखा जाएगा। तो आप अगर आपने कोई भी एजुकेशन लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो प्राप्तांक है उसमें कुछ घट या बढ़ सकता है। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों अगली पोस्ट है कंप्यूटर सहायक के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पहली यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने BSc कंप्यूटर ऑनर्स किया है या फिर
बीएससी कंप्यूटर सामान्य से अगर आपने पास आउट किया है, या फिर बीसीए, ठीक है। और इसके अलावा बताया गया कि दोस्तों सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के बाद पीजीडीसीए अगर आपने किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है लेकिन उसके बाद अगर आपने पीजीडीसीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली एजुकेशन है बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5% अंक को घटा दिया जाएगा और उसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अंकों का कुछ अप डाउन करके आपको जो है इसमें वैलिडेशन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त योग्यताएं भी है जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इसको जो है अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाएगी। और इसके अलावा बताया गया कि एमसीए या एमएससी कंप्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जाएगा, ठीक है, एवं उसके अनुसार प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे और पीजीडीसीए तथा एमसीए में समतुल्यता लाने के लिए पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5% अंक को घटा दिया जाएगा। और जबकि अभ्यर्थी ने बीसीए या सामान्य बीएससी कंप्यूटर के बाद पीजीडीसीए किया हो, अन्यथा पीजीडीसीए जो है के प्राप्तांक में 10% अंक को घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एमसीए की कोटि में रखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैलिडेशन किया जाएगा और इसको अंक में यहाँ पे बताया गया है। आप चाहें तो स्क्रीन को जो है वीडियो को रोक के स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो कि अगली पोस्ट है ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो वैकेंसी है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के बाद किसी भी ट्रेड में आईटीआई या मैट्रिक के बाद आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। जनरली ये होता है कि 10th के बाद व्यक्ति आईटीआई कर लेते हैं तो उसको इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य उसको समझा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि अतिरिक्त योग्यताएं क्या क्या हो सकती है जो कि यहाँ पे वैलिड है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में संकाय में स्नातक अगर अपना ग्रेजुएशन किया है किसी भी पेपर से तो यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि ये सभी जो क्वालिफिकेशन है इन सभी को भी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के देख सकते हैं बीएससी, ठीक है, बीसीए, पीजीडीआरडी, पीजीडीबीए, पीजीडीसीए, ठीक है, इन सभी को अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी और इसको वैलिड माना जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो यहाँ पे बताया गया कि स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत को 5 अंक घटाकर उसमें अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा और पीजीडीसीए या पीजीडीबीए या पीजीडीआरडी को पोस्ट ग्रेजुएशन की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 5% अंक घटा करके उसको ग्रेजुएशन की श्रेणी में उसको या पोस्ट ग्रेजुएशन की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि अभ्यर्थियों को योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट, स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यताओं में कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका इस तरह से आपका स्कोरिंग होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय या संस्थान की यूजीसी या एआईसीटीसी या फिर यहाँ पे डीबी से मान्यता प्राप्त जो संबंधित कागजात या मार्कशीट हैं उनके आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में सीजीपीए या डीजीपीए स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सब मैंडेट की गई है। आप सीजीपीए में जो आपका मार्कशीट है उसको आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करके उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन है तो आपको जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेक श्योर कि आपका ये सभी कन्वर्जन होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बताया गया कि प्रतिशत में अंतरण नहीं कराए जाने पर संबंधित संलग्न जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसके अंक की गणना नहीं की जाएगी, यही मैंने आपको बताया। आगे बताया गया दोस्तों कि सभी पदों में वर्णित सरकारी जो मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं ही मान्य होगी और आयु की गणना आपका जो एज कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2025 के अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे बताई गई है। उम्र सीमा यहाँ पे बताई गई दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए जो है 35 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा होगी, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तियों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए 45 वर्ष है। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महिलाओं के लिए दोस्तों 38 ईयर्स 38 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए 10 साल यहाँ पे ज़्यादा है, 48 वर्ष है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा ये बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीयता ऑब्वियसली आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए। आप भारत के अगर आप नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी जो है जगह से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि जो सैलरी है, ठीक है, मेन यहाँ पे सैलरी है और सैलरी बताई गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए सैलरी भी दोस्तों बताई गई है 23,140 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। तकनीकी सहायक के लिए जो कि सैलरी है 19,000 रुपये पर मंथ। लेखा सहायक के लिए 14,300 रुपये पर मंथ सैलरी है। कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 रुपये की मंथली सैलरी निर्धारित की गई है। तो इस तरह से आपका सैलरी स्ट्रक्चर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं कि इन पदों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है। पहली है कि उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाला है। उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका जो मान लो किसी का 90 है, फिर किसी का 89 है, तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जो सबसे टॉप में रहेगा वो 90 वाला होगा, फिर उसके बाद 89, फिर 88, तो इस तरह से घटते हुए क्रम में उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिला चयन समिति पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा मेधा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, तकनीकी ज्ञान के लिए आवश्यकता अनुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जाएगी। आपका रिटर्न एग्जाम भी होने वाला है। तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर आवेदक त्रुटि निवारण हेतु जिला ग्रामीण विकास शाखा कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद नाम से आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको कुछ त्रुटि लगता है तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद आवेदक का त्रुटि के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये सभी कुछ कंडीशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि प्रारंभिक चरण में नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होने वाला है तो आपको 1 वर्ष के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आया है। इसके बाद आपका जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अगर कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो 1 वर्ष के बाद उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको जो है आपका जो काम है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि समीक्षा के अनुरूप यदि उसकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कार्य की समीक्षा के बाद उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र अर्पित करना आवश्यक होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद के लिए उन्होंने कोई दूसरा आवेदन नहीं किया है। ठीक है, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मान लो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के किसी भी जिले में आपने ऑलरेडी आवेदन दिया है तो आप सेम पोस्ट के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। संलग्न किए गए सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत होना आवश्यक है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र कोई सूचना यदि किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और उसमें कुछ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आरक्षित कोटि जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, तो अनुमंडल से या फिर जो सक्षम प्राधिकार हैं उनके द्वारा जो जाति निवासी या आय प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है उसको ही वैलिड माना जाएगा। ये आप मेक श्योर कीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र ग्रेड अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान में जाकर के आपको अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक को
जो है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होगा और उसको कंप्लीट आपको भरना है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। जो भी डिटेल्स आप भरेंगे मेक श्योर कि आप सही डिटेल्स में भर रहे हैं। एक भी गलत अगर डिटेल्स रहता है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा। आवेदन आप कैसे जमा करेंगे, तो आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना, ये तो आपको पता है। डेट है दोस्तों 23 जून 2025 से लेकर के 8 जुलाई 2025 के शाम के 5 बजे तक आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in। ये वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में जाके इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है दोस्तों, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं उसमें सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट जरूर करें। वीडियो की लिंक मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि आप आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे या सबमिट करेंगे, यहाँ पे बता दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज है दोस्तों आपका सेल्फ अटेस्टेड एक फोटो होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत होना आवश्यक है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति या आवासीय या आय प्रमाण पत्र जो है, या दिव्यांगता जो आप अगर अपंग हैं या दिव्यांग हैं तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो है सरकारी मान्यता प्राप्त जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे सबमिट करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो सक्षम प्राधिकार है उसके द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा, और शपथ पत्र भी आपको सबमिट करना है, जो कि आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आवेदक द्वारा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक का विवरणी ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। किसी में से, इसमें से जो भी डिटेल्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डिटेल्स आपको उस डिटेल्स में भरना होगा जो मैंडेट है। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल जो पोस्ट हैं, इनमें से आप एक पदों से ज़्यादा में भी आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक या कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा पदों के लिए आप चाहें तो इसमें भी और इसमें भी आप सभी में से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें अलग अलग आवेदन ऑनलाइन जो है सबमिट करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के बाद दोस्तों आपका आवेदन किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन जो करेंगे वो 8 जुलाई 2025 के पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि ये लास्ट डेट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा। आप जो भी डिटेल्स भरेंगे मेक श्योर कि वो सभी करेक्ट डिटेल्स आप भरेंगे। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, इस जॉब के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।